यस गाइस। सो अब हमने दो स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। पहला है इंटीग्रिटी स्टैंडर्ड और दूसरा हमने किया क्रेडिबिलिटी स्टैंडर्ड। अब क्योंकि मैंने निमोनिक बताया था आई ट्रिपल सी, दैट इज आई फॉर इंटीग्रिटी, दूसरा सी इज क्रेडिबिलिटी, थर्ड सी आता है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस, अब कॉम्पिटेंस का मतलब हम क्या समझते हैं अपने मन में, सोचो। कॉम्पिटेंस का मतलब ये हो सकता है, अगर एक वेग वेग थॉट्स आते हैं अगर आपके मन में कि यार कॉम्पिटेंस मतलब हम कितने इधर कॉम्पिटिटिव हैं काम को करने के। करेक्ट। अब आइए में कॉम्पिटेंस स्टैंडर्ड को कैसे डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है कि आपके पास अगर आपको जो भी काम दिया गया है, क्या उस काम की आपके पास रिक्वायर्ड नॉलेज या स्किल्स हैं या नहीं। मतलब whatever work is being assigned to you or given to you, do you have the required knowledge, required expertise and required skills to perform that job and the responsibility आप कितने competent हैं वो काम करने के। करेक्ट। अब आई में स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्क्राइब करता है और वो कहता है फर्स्ट पॉइंट इज maintain an appropriate level of professional leadership by enhancing knowledge and skills। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, ठीक है, अब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर रहे हैं, बना रहे हैं, कोई आइटम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में आइटम्स डाल रहे हैं, और तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक प्रोफेशनल लीडरशिप मेंटेन रखें, आप प्रोफेशनल, आप आपके रिक्वायर्ड स्किल्स के साथ वो काम करें, और रेगुलरली अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड्स में, तो उनको भी ध्यान में रखकर आपका काम किया जाए। आप रेगुलर वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, आप रेगुलर क्या बोलते हैं टैक्स वेबिनार्स, रेगुलर जो स्टैंडर्ड्स के वेबिनार्स हैं उनको अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर आपकी नॉलेज और स्किल्स को रेगुलरली इन्हांस कर रहे हैं और लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं, तो आप आपकी प्रोफेशनल लीडरशिप, प्रोफेशनल काम को बेहतर कर रहे हैं और उनको मेंटेन रख रहे हैं। ये कॉम्पिटेंस का फर्स्ट पॉइंट कहता है। सेकंड पॉइंट कहता है यू परफॉर्म प्रोफेशनल ड्यूटीज इन रेलेवेंट टू लॉज एंड रेगुलेशंस। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट हमने समझा कि आप एक रेलेवेंट स्किल्स के साथ, नॉलेज के साथ और एक्सपर्टीज के साथ जो काम कर रहे हैं उसकी नॉलेज है आपको। ऐसा नहीं हो कि आपको कॉस्टिंग की नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, और आप टेक के मतलब आपको टेक की नॉलेज है और कॉस्टिंग के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि जो भी काम आपके काम के जो रेलेवेंट लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, मतलब एक अकाउंटेंट जब कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वर्क करता है तो वो सेट स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो IFRS हो, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, चाहे वो गैप हो, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो इन स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए जो कि बॉडीज़ ने बना रखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, और कंपनीज की पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो आपकी प्रोफेशनल ड्यूटीज़, आप जिस भी प्रोफेशन में हो, आपकी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ कैसी होनी चाहिए, वो प्रॉपर लॉज और रेगुलेशंस, और अगर कोई टेक्निकल स्टैंडर्ड्स डिमांड करती है वो ड्यूटी, तो आप उसको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप आपके पर्सनल जजमेंट से कोई भी काम कर रहे हो, आपका प्रोफेशनल काम कर रहे हो। थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट कहता है, सॉरी, थर्ड पॉइंट कहता है यू प्रोवाइड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड रिकमेंडेशंस टू द मैनेजमेंट, टू द मैनेजर। आप एक ऑब्वियसली आपके ओपिनियंस, आपके व्यूज मैटर करते हैं, करेक्ट, तो आपको जो भी काम दिया जाता है उस पर अपर मैनेजमेंट डिसीजंस लेते हैं, तो आप वो सारी इंफॉर्मेशन, वो रिकमेंडेशंस आप मैनेजमेंट को दो। जैसे कि आप एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, CMA US कर रहे हो, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग सीख रहे हो, तो आपके फॉर एग्जांपल आपके मैनेजर ने आपको मेक वर्सेस बाय का एक डिसीजन लेने को बोला है, और आप वो एक कॉस्ट रिपोर्ट बना रहे हो कि अगर मैं ये डिसीजन लूँगा, मेक का डिसीजन लूँगा, तो उसमें मेरी ज़्यादा कॉस्ट बचेगी रैदर देन बाइंग। तो आप ये उसके जो भी एनालिसिस है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनालिसिस करके आपके मैनेजर को टाइमली देते हो मीटिंग से पहले, आपकी इनकमिंग मीटिंग से पहले, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखते हो, रेलेवेंट फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव पॉइंट रखते हो, तो वो भी आपके कॉम्पिटेंट स्टैंडर्ड के अंदर आता है कि आपको इस चीज़ की नॉलेज है, राइट, और आप वो सारे ओपिनियंस दे रहे हो जो उनके डिसीजंस को सपोर्ट करे, आगे आपके कॉस्टिंग डिसीजंस को सपोर्ट करे।
तो यू प्रोवाइड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो कि कैसे होने चाहिए, वो होने चाहिए एक्यूरेट, सॉरी वो जस्ट अ मिनट, यस, वो होने चाहिए एक्यूरेट, वो क्लियर होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए और टाइमली मैनर पे आप उनको दे देने चाहिए, करेक्ट। और फोर्थ पॉइंट कहता है यू रिपोर्ट एक्यूरेट क्लियर एंड कंसाइज इन्फॉर्मेशन, जो भी आप इन्फॉर्मेशन दो आप एक्यूरेट दो, ऐसा ना हो कि अननेसेसरी जार्गन आप दो, एक्यूरेट ऑन पॉइंट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप दो, सेकंड क्लियर कंसाइज इन्फॉर्मेशन दो, और बट दैट्स इट। सो कॉम्पिटेंट स्टैंडर्ड, अगर आपको ध्यान रखना है एक ब्रॉडर व्यू में, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आप किसी काम के लिए आपके पास एक रेलेवेंट स्किल्स हैं, किसी काम के लिए आपका रेलेवेंट एक्सपर्टीज़ है, नॉलेज है, जो भी आपको काम दिया गया है, करेक्ट। और फिर उसके बाद आपको ये चारों पॉइंट्स आपके मन में ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको समझाए। फर्स्ट पॉइंट जिसमें कि यू हैव टू मेंटेन एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रोफेशनल लीडरशिप, कि आपको आपकी नॉलेज और स्किल्स रेगुलर इनहांस करनी है, रेगुलर इंप्रूव करनी है, और प्रोफेशनल लीडरशिप मेंटेन रखनी है। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है बट आ जाएगा। सेकंड, you have to second, you have to do your professional duties in relevant to laws and regulations, लॉज और रेगुलेशंस और कंप्लाइंस को ध्यान में रखते हुए आपको आपकी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, ठीक है। थर्ड थर्ड कहता है कि आपके जो ओपिनियंस हैं, व्यूज हैं, वो मैटर करते हैं, सो यू आर अ डिसीजन, बी अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एंड यू प्रोवाइड रिकमेंडेशंस। आपको रिकमेंडेशंस देनी है, किसको देनी है, आपके मैनेजर को, अपर मैनेजमेंट को, और वो रिकमेंडेशंस कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एक्यूरेट, सेकंड क्लियर, कंसाइज, और टाइमली मैनर पे आप वो रिकमेंडेशंस आपके मैनेजर को दे सको, जिससे आपके ओपिनियंस, आपके व्यूज उनके काम आ सके और आप कॉम्पिटेंट बन सको। फोर्थ पॉइंट कहता है कि आप, नॉर्मल पॉइंट है दैट वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि हमने शायद इससे पहले कौन सा क्रेडिबिलिटी स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, कि रिपोर्ट एक्यूरेट, कंसाइज एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आपको कॉम्पिटेंट स्टैंडर्ड्स क्लियर हुआ होगा कि रेगुलर स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड्स के साथ साथ आपको काम करना है, एक अकाउंटेंट काम कर रहा है तो, और रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए और नॉलेज और स्किल्स को अच्छे से यूज़ कर कर आपको आपके काम करने हैं। थर्ड स्टैंडर्ड क्लियर हुआ। अब हम आते हैं हमारे लास्ट स्टैंडर्ड पे, और लास्ट स्टैंडर्ड सबसे इजी स्टैंडर्ड है आईएमए के चारों स्टैंडर्ड्स में से, आप नाम से ही समझ सकते हो। आई ट्रिपल सी मैंने आपको निमोनिक समझाया था, आई फॉर इंटीग्रिटी, सेकेंड सी कौन सा था, क्रेडिबिलिटी, थर्ड सी इज कॉम्पिटेंट, और फोर्थ सी आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है, वेल वीडियो पॉज करके सबसे पहला थॉट क्या आएगा माइंड में, मैं गेस करता हूँ। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब किसी काम को कॉन्फिडेंशियल रखना, बताना नहीं किसी को, करेक्ट, यस। सो कॉन्फिडेंशियलिटी स्टैंडर्ड इन बिजनेस और इन अ कंपनी कैसे फॉलो होता है, वो ऐसे फॉलो होता है, ऑब्वियसली एक कंपनी में काफ़ी ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि सिर्फ मैनेजमेंट को ही पता है, राइट, वो लोअर एम्प्लॉय से शेयर नहीं की जाती क्योंकि वो उसके ऑथराइज्ड नहीं है, करेक्ट। सो कॉन्फिडेंशियलिटी स्टैंडर्ड कहता है कि ऐसी कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट से या जो भी जिस भी इंसान को वो चीज़ पता होनी चाहिए उनसे डिस्क्लोज ना हो। कब वो डिस्क्लोज ना हो, अनलेस दैट इज लीगली रिक्वायर्ड। अगर लीगली वो रिक्वायर्ड नहीं है तो वो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अनलेस मैनेजमेंट इज ऑथराइज टू डू इट, मतलब जब तक मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं बोला है उसको डिस्क्लोज करने का, तो वो आउट नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कहता है कि आप एक पैनल डिस्कशन में बैठे हो, आप एक कंपनी के, आपका जो भी नाम है फ़र्ज़ करिए, और मेरा नाम प्रथम है, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मैं एक पैनल डिस्कशन में बैठा हूँ और उस पैनल डिस्कशन में डिस्कस हो रहा है, टॉप स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं मेरी कंपनी के जिसमें मैं काम करता हूँ एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और वो डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट मंथ ये कंपनी, एक फलाना कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है एक मार्केट में, करेक्ट, और इसकी नॉलेज हम एज अ पैनलिस्ट को दी जा रही है, और हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी कॉस्टिंग क्या निकल सकती है और ये इस प्राइस पे ये लॉन्च होगा, ठीक है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो कि ये बनती है कि मैं ये कंपनी की प्लानिंग इन द मार्केट डिस्क्लोज ना करूँ। मार्केट मतलब अपने फ्रेंड्स से डिस्क्लोज ना करूँ जो कि दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली से डिस्क्लोज ना करूँ, क्योंकि ये मेरे प्रोफेशन की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि सिर्फ मुझे ही पता होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट जिसमें हमको ध्यान रखना है, यू कीप इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल अनलेस द डिस्क्लोजर इज लीगली रिक्वायर्ड और authorized by the management, ठीक है।
मैं आपको ये सारे स्टैंडर्ड्स के मेजर पॉइंट्स बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको बुक नहीं पढ़नी है, बुक ज़रूर पढ़नी है गाइस, ठीक है। बट ये जो पॉइंट है, ये लैंग्वेज आपको आपके उसमें काम आ सकती है, आपके ऐसे में काम आ सकती है, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स में ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि एग्जैक्ट कीवर्ड्स उठ के आ जाते हैं, करेक्ट। बट ऐसा नहीं भी हो तो भी आपको समझ आने चाहिए ये कीवर्ड्स। सेकेंड पॉइंट कहता है दैट इन्फॉर्म ऑल रेलेवेंट पार्टीज टू द यूज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब जो भी वो इंफॉर्मेशन है वो रेलेवेंट पार्टीज को बताई जा सके। मतलब इसको हम ऐसे समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जिस जिसको भी बताई गई है, जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो ये भी साथ में उनके इन्फॉर्म किया जाए कि इस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ ना हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कहता है कि लेट्स से फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है। एक फाइनेंस मैनेजर पूरा सैलरी का डेटा एचआर को देता है, ठीक है। एक सैलरी का डेटा कंपनीज के एचआर को देता है और एचआर को बोलता है कि क्योंकि ये डेटा एक आपके पास है और एक मेरे पास है, तो ये इधर से डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए एचआर और फाइनेंस टीम से, करेक्ट। मतलब यू इन्फॉर्म ऑल रेलेवेंट पार्टीज। रेलेवेंट पार्टीज कौन हुई? एचआर हुई। ऑफ द यूज ऑफ द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, द यूज ऑफ द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन का सही यूज करने का आपको सारी रेलेवेंट पार्टीज को बताना है जो कि उस इंफॉर्मेशन के इररेलेवेंट है। मतलब टेक टीम का सैलरी डेटा से कोई लेना देना नहीं है। मतलब टेक टीम को नहीं पता होना चाहिए कि यार मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट की क्या सैलरी है, उनको उनकी सैलरी से मतलब होना चाहिए। ये सैलरी का डिपार्टमेंट एचआर का है, एचआर को ही पता होना चाहिए, करेक्ट। वो उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट कहता है रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर अनएथिकल एंड इलीगल एडवांटेज। बहुत ईजी है, सामने से पता लग रहा है कि उस इंफॉर्मेशन का कोई अनएथिकल या इलीगल एडवांटेज कोई ना ले सके, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का नहीं लेना चाहिए। अब अगर ले ले तो क्या होता है, आपका उसका कॉन्फिडेंशियलिटी स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज़ होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, अगेन एक मीटिंग में बैठे हैं स्टेक होल्डर्स की। स्टेक होल्डर्स मीटिंग में ये बोला गया है कि आपकी कंपनी एक दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, ठीक है। आप एक एक्वायरिंग डिसीजन बन गया है, क्योंकि आपको पता है कि वो कंपनी दूसरे को एक्वायर कर रही है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस कंपनी में कोई उस कंपनी के क्या बोलते हैं, इधर सबसे पहले तो डिस्क्लोज ना करो कि वो एक्वायर कर रही है। सेकंड, देयर आर हाई चांसेस ऑफ द सिचुएशन की उस दूसरी कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ने वाली है जब वो एक्वायर कर लेगी। तो अभी शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ है, बट आफ्टर द एक्विजिशन उस शेयर की वैल्यू डबल हो जाएगी। जब आपकी कंपनी उसको एक्वायर कर लेगी और 200 हो जाएगी, 10 डबल। तो आप इस इंफॉर्मेशन का अनएथिकल यूज़ कैसे कर सकते हो कि आपने उसका शेयर्स अभी खरीद लिया और एक्विजिशन के बाद आपने वो उसका अपना पैसा डबल कर लिया इस इंफॉर्मेशन के यूज़ से। एक इनसाइडर इंफॉर्मेशन हुई है, इनसाइडर बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। सो ये गलत हुआ, राइट। तो उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का अनएथिकल इलीगल यूज़ ना किया जाए, ये कॉन्फिडेंशियलिटी स्टैंडर्ड बोलता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपको मेजर समझा है। कॉन्फिडेंशियलिटी स्टैंडर्ड का एक मतलब एक और होता है, वो होता है सेफ गार्डिंग द इंफॉर्मेशन। मतलब कंपनी को उसकी इंफॉर्मेशन सेफ गार्ड करनी है अनएथिकल यूज़ से। कैसे कर सकती है? उसके जो लेट्स से कि उसके लैपटॉप्स हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनका जो एक्सेस ले सकता है वो लिमिटेड लोगों को ही दिया जाए जो कि रेलेवेंट रखते हैं उस जो भी लैपटॉप से, ठीक है। सेकंड पॉइंट, कोई अनसिक्योर कनेक्शन से कंपनी अपने या कंपनी के एम्प्लॉयज़ अपने लैपटॉप्स को कनेक्ट ना करें कि जिससे कि उनकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो सकती हो, ठीक है। ऐसे जिस भी तरीके से कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रख सकती है और सेफ गार्ड रख सकती है, वो सारी पॉइंटर्स कॉन्फिडेंशियलिटी स्टैंडर्ड के अंडर आएंगे। आई होप ये तीनों आपको क्लियर हुए होंगे। सो ये वीडियोस थी आईएमएस स्टैंडर्ड्स के बारे में। प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया होगा इन द कमेंट सेक्शन, एंड लेट मी नो कि मैं उन किन टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकता हूँ। थैंक यू।